बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद अली मलिक और आप देख रहे हैं UK44 स्पेशल ऑन प्रॉपर्टीज़ यानी कारोबार यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान पर एतमाद, पाकिस्तान की खिदमत और पाकिस्तान में सरमायाकारी। नाज़रीन, बहुत अरसे बाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया है कि GDP यानी तरक्की की शरह पाकिस्तान की 3.94% है। बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि GDP की जो शरह है वो 4.05 से भी तजावुज़ कर गई है, लेकिन अपोजिशन इस दावे को मुस्तरद करती है। आज हमने अपने स्टूडियो में दो ऐसी शख्सियात को दावत दी है जो प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक हैं, जिनका हर रोज़ कारोबारी लोगों के साथ मुलाकात होती है, उनसे वो बात करते हैं। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के हवाले से उनकी ना सिर्फ बरतानिया में बल्कि पाकिस्तान के जो अहम कारोबारी शख्सियात हैं उनके साथ लम्हा ब लम्हा राब्ता रहता है। आज हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि जो GDP की शरह है वो 4.05 से आगे बढ़ गई। क्या ये दावे सही हैं, क्या ये दावे गलत हैं? इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साकिब रफ़ीक, मारूफ कारोबारी शख्सियत है, एडवर्टीजमेंट से के शोबे से भी वाबस्ता है। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से आपने प्लॉट ख़रीदना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, हाउसिंग प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, जब भी आप बरतानिया में नाम लेंगे तो साकिब रफ़ीक एक बड़ा नाम है। उनके साथ मौजूद है रियासत चौधरी, PK मार्केटिंग के CEO हैं और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साकिब रफ़ीक चौधरी साहब से। साकिब साहब, एकदम से हुकूमत ने दावा किया कि GDP की जो शरह है वो 3.94% है, जिससे पूरी पाकिस्तान में एक खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन अपोजिशन इन दावों को मुस्तरद करती है। सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम आज बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ पर, पाकिस्तान की बढ़ती हुई शरह नमू के ऊपर। आप बताएं कि जब आपने ये सुना कि कोरोना के बाद पाकिस्तान GDP की शरह में 4.05 के करीब पहुंच चुका है या 3.94 उसकी GDP की शरह है, आप कैसे देखते हैं इस दावे को? कितनी हकीकत, कितना अफसाना? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। मेरे ख़्याल में हैरानगी की ख़बर बिल्कुल भी नहीं है, खुशी की ख़बर ज़रूर है। हैरानगी की खबर इसलिए नहीं है कि ये गवर्नमेंट की जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी थी, जो पॉलिसीज़ नज़र आ रही थी पिछले 1.5-2 साल से, ये उसका रिज़ल्ट है। मैं चूँकि डायरेक्टली रियल इस्टेट के शोबे से मुंसलिक हूँ और मेरा रियल इस्टेट की तमाम तर नई जो पॉलिसीज़ आ रही होती हैं गवर्नमेंट की, जो इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई नई प्लानिंग कर रही होती है, हमें अपने कारोबार की वजह से, अपने डायरेक्ट लिंक होने की वजह से इन चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ती है। उसमें चूँकि मेरा इन तमाम चीज़ों के ऊपर पहले भी होमवर्क था, आपके साथ हमने शायद 1 साल पहले एमनेस्टी के ऊपर प्रोग्राम किया, आपके साथ हमने इससे पहले जो है रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट के ऊपर प्रोग्राम किया। तो ये मुख्तलिफ़ पॉलिसियों का एक सीक्वेंस है जिसको हम प्रोग्राम में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन मुख्तसर जवाब आपके इस सवाल का ये है, डेफिनेटली वेलकमिंग न्यूज़ है, बड़ी खुशी की ख़बर है कि हमारा पाकिस्तान जो है उसकी GDP बढ़ रही है एक ऐसे वक्त पे जब जो दुनिया की मंजी हुई या डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं वो प्रॉब्लम में नज़र आ रही हैं। अब अगर आप मिसाल लें बरतानिया की, तो यहाँ पर आप ये देखें कि मेरे ख़्याल में चौथी ग्रांट जो है, जो चौथी फरलो स्कीम है या चौथी ग्रांट जो हमारे यहाँ के सेल्फ़ एम्प्लॉयड है उनको दी गई है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में हमारी हुकूमत या कोई भी हुकूमत हो, या आप मुल्क के ख़जाने को देखें तो वहाँ पर इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप एक डेली वेजेस के मुलाजिम को या डेली वेजेस के मज़दूर को भी ये कह सकें कि आप घर बैठ जाएं लॉकडाउन की वजह से और हम आपको आपका 500 या 400 रुपये की 10 या 20 दिहाड़ियों के लिए पैसे दे देते हैं। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं और इन सारे मसाइल के बावजूद अगर हम पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देख रहे हैं और अभी रियल इस्टेट के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं पिछले 1.5-2 साल में, सबसे बड़ी चीज़ कॉन्फिडेंस है लोगों का, तो फिर डेफिनेटली मेरे ख़्याल में खुशी मनाने का वक्त है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पर खुश होकर इसको यहीं पर रोक दें। इसके अंदर मज़ीद काम की ज़रूरत है। गवर्नमेंट नोज़ व्हाट दे आर डूइंग, और मेरे ख़्याल में एज़ अ बिज़नेसमैन मैं उनकी तमाम तर पॉलिसीज़ को, बिलखसूस जो उनकी रियल इस्टेट की पॉलिसीज़ हैं जिनको आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे, मैं इंडोर्स करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ।
डोज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रियासत चौधरी, CEO हैं पीकी एडवर्टीजमेंट के। चौधरी साहब, आप बताइएगा कि जो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार हैं, इससे तो ये साबित होता है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है, लेकिन जो रियल स्टेट का बिजनेस है, इसने पाकिस्तान में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान, जिसके कप्तान हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वो कहते थे कि हम 50 लाख घर बनाएंगे। हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक नया ट्रेंड आया है। इस सारे तनाजुर में आप किस तरह से रियल स्टेट के बिजनेस को पाकिस्तान की तरक्की के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने जिक्र किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, उनकी जब गवर्नमेंट आई थी तो सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि 50 लाख घर बनाए जाएंगे। उस वक्त ये एक ख्वाब लगता था, लेकिन जो टाइम गुजरा, अब तकरीबन 2 साल से ज़ायद का टाइम हो गया है, हमने काफ़ी जगहों पे उनको इफ्तिताह करते भी देखा। तकरीबन 10,000 के करीब जो घर हैं वो बन चुके हैं। अभी ये जो GDP 3.94% है, ये अभी 10,000 घर बने हैं। अब इसके पीछे अगर आप जाएं तो 10,000 घरों की जो कंस्ट्रक्शन है, इसके साथ तकरीबन 36 इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता हैं। तो ये कंबाइन करेंगे सारी चीज़ों को, सारी डेवलपमेंट को, 36 इंडस्ट्रीज़ को, फिर हाउसिंग सेक्टर के साथ इनको मिलाएं, तो फिर ये सारी बात समझ आती है कि क्या वाकई ये 3.94 का डिजिट दुरुस्त है या गलत है। बिलाशुबा ये जो 3.94 का डिजिट है, जो GDP की बताई गई है इम्प्रूवमेंट, ये बहुत राइट है। बल्कि बाज़ जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि ये इससे भी ज़्यादा है GDP जो है हमारी। तो बिल्कुल जो हाउसिंग सेक्टर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करा है पिछले 2 सालों से। चूँकि फ़िगर्स कंपाइल नहीं किए गए थे तो ये लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जब फ़िगर्स कंपाइल हो गए हैं, चीज़ें सामने आई हैं, तो बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए हाउसिंग सेक्टर को। हाउसिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उसके साथ रिलेटेड जो 36 इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और कंबाइन हमें ये रिज़ल्ट मिलता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस भी आया है, GDP भी ऊपर गई है, लोगों को रोज़गार भी मिलना शुरू हुआ है। तो ये कंबाइन एफर्ट है। ये जो गवर्नमेंट ने 5-6 चीज़ें की हैं जिनका हम आगे जाके जिक्र करेंगे, इन सब का मजमूई तौर पर ये असर हुआ है। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी रियासत चौधरी साहब ने बताया कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है जो रियल स्टेट के बिज़नेस के साथ जुड़ा है, कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के साथ जुड़ा है, तामीरात के बिज़नेस के साथ जुड़ा है। साकिब साहब, जैसा कि अभी रियासत चौधरी साहब ने बताया कि बहुत एक इंडस्ट्रियल यूनिट है जो कि जुड़ा है इस सारी तरक्की के साथ। आप मुझे ये बताएं कि जो रियल स्टेट का बिज़नेस है या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं, उनको क्या सहूलतें मिली हैं इस सारी सूरत हाल में? उनको हुकूमत ने कितना एतमाद दिया है, उनको कितनी सहूलत दी है, उनको कितना भरोसा मिला है हुकूमत पाकिस्तान पर कि वो पाकिस्तान आएँ और वहाँ पर आके सरमायाकारी करें? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो फिगर्स हैं वो तो बिलियंस डॉलर्स के बता रहे हैं कि जो ज़र मुबादला आया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जितनी खिदमत की है पाकिस्तान की। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है मेरे ख़्याल में ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अच्छी तरह से रियलाइज़ कर लिया है कि पाकिस्तान जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जो है, तरक्की पजीर मुल्क जो है, चूँकि तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, उसकी कामयाबी जो है वो रियल स्टेट के ऊपर है। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे यहाँ तरक्की पजीर मुल्क होने की वजह से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत स्पेस मौजूद है। अभी वहाँ पर बहुत से रोड्स बनने वाले हैं, बहुत से इलाके कनेक्टेड नहीं हैं दूसरे इलाकों के साथ। तो कोई मुल्क जितना ज़्यादा तरक्की पजीर होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर रियल स्टेट के अंदर अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, आपके हज़ारों या लाखों लोगों के पास अभी रहने को घर नहीं है। उसके अलावा बाकी के जो मामलात हैं, आपके जो रोड्स का नेटवर्क्स हैं, आपके रेलवे के नेटवर्क हैं, फिर ऊपर से CPEC पाकिस्तान के लिए एक तोहफे के तौर पे आया आज से 5-7 साल पहले, जो कि अगले 15 साल का प्लान है, उसे 2030 में कंप्लीट होना है, 2030 में उसको मुकम्मल होना है फुली। इसमें मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं ये बहुत पूरा प्रोग्राम में भी नहीं सारी कवर की जा सकती। कुछ पॉइंट्स मैं कवर करूँगा, कुछ मैं रियासत साहब के लिए भी छोड़ूंगा ताकि वो भी इस पे बात कर सकें। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रीज़न जो है वो है पॉलिसी। अगर आप राइट डायरेक्शन में पॉलिसी लेकर चल पड़ते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल थी एमनेस्टी स्कीम।
इमरान खान साहब ने हर तरह की तनकीद को बर्दाश्त किया। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई उनके नुमाइंदे के तौर पे नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं रियल स्टेट का एडवाइज़र होने के हवाले से और ओवरसीज़ के अंदर बिलाशुबा नंबर 1 मार्केटिंग कंपनी होने के हवाले से इस चीज़ का दावा ज़रूर करूँगा कि इस एमनेस्टी ने बहुत बड़ी सपोर्ट दी है पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला की अमाउंट को। क्योंकि मैं ऐसे हज़ारों लोगों से मिला हूँ जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते थे, जिन जिन मुल्कों में वो रहते थे वो ऑलरेडी वहाँ पर अपना टैक्स अदा कर चुके होते हैं, लेकिन उनको यही प्रॉब्लम होती है कि अब अगर हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो कल को हमें पाकिस्तान में फिर दोबारा टैक्स देना पड़ेगा जब अपनी प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे। तो इस एमनेस्टी ने, जिसको तमाम तर क्रिटिसिज्म के बावजूद प्रोलॉन्ग किया गया, इस जून तक ये चल रही है, और बल्कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको गवर्नमेंट, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ये मुतालबा करूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी कामयाबी को देखते हुए इस एमनेस्टी स्कीम को मज़ीद इसके टाइम में इजाफा कर दें। तो पॉलिसी मेन चीज़ है, बाकी उसके नीचे छोटी चीज़ें आ जाती हैं, वो बहुत लंबा एक चैप्टर है, क्या क्या मसाइल आए, क्या क्या चीज़ें की, कौन कौन सी प्रोडक्ट दी गई, वो अलग बात है। जिस तरह से इन्होंने 10,000 घरों का कहा, ये 10,000 घर वो हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट ने खुद बना के दे दिए, लेकिन इससे बड़ी चीज़ है जो गवर्नमेंट ने 5 से 7 लाख घरों के लिए फैसिलिटेट कर दिया प्राइवेट सेक्टर को। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने खुद गरीबों के लिए या मिडिल क्लास लोगों के लिए या बजट हाउसिंग के लोन की शक्ल में घर बना दिए, राइट, और वो घर जो हैं आगे उन्होंने बांट दिए ज़रूरतमंद लोगों में या जो डिज़र्विंग लोग थे जिनको मिलने चाहिए थे। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आई जिसकी वजह से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ऐसे घर बनने शुरू हुए, ऐसे प्रोजेक्ट्स ने काम शुरू किया सस्ते घरों का, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो सस्ते घरों का काम शुरू करते हैं तो 90% उनके लिए टैक्स रिलीफ है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंडर आप रजिस्टर हो जाएं और आप उसके बाद घर बनाएं, प्राइवेट बनाएं, आप प्राइवेट कंपनी है, आप 4 पैसे भी उसमें से कमाएं, आप खुद उसको बेचें। तो मैं इन 2 पॉइंट्स को फ़िलहाल कवर कर रहा हूँ। एक एमनेस्टी के अंदर मैं ये समझता हूँ कि एमनेस्टी स्कीम देकर गवर्नमेंट ने तमाम तर बोझ बर्दाश्त किया, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट पे बोझ डाला जा रहा था, चाहे वो FTF की तरफ से हो या कोई और इदारों की तरफ से हो, या अपोजिशन की तरफ से अगर वो दबाव डाला जा रहा हो कि इमरान खान को ज़ाती तौर पर क्रिटिसाइज़ किया गया, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई कि जी आप ख़ुद तो पहले कहते थे कि ये एमनेस्टी अच्छी नहीं है, अब आप एमनेस्टी क्यों दे रहे हैं। और सेकंड चीज़ थी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। दोनों के ऊपर मेरे ख्याल में उनको क्रिटिसाइज़ किया गया और दोनों में ही वो कामयाबी के साथ गवर्नमेंट जो है वो निकली है बाहर अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दोनों ने जो है बहुत बड़ा किरदार अदा किया है इसके पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला की बेहतरी। इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें रियासत साहब भी कवर करेंगे, ऑब्वियसली आपका प्रोग्राम है, मैं चाहूँगा कि ये भी कुछ बताएं जो बाकी चीज़ें हैं। जी रियासत साहब, जैसा कि अभी बात की साकिब रफ़ीक चौधरी साहब ने, एमनेस्टी के ऊपर के बैरूनी सरमायाकारों को एक और लोकल जो मुकामी सरमायाकार थे उनको भी रिलीफ दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। अब आप ये बताएं कि जो तरक्की है पाकिस्तान की, अगर हम मिस्र की मिसाल लें तो उधर जब भी कोई नौजवान जोड़ा शादी के लिए जाता है तो वो ये शर्त आयद करता है कि सबसे पहले जो लड़का है वो एक घर का मालिक ज़रूर हो। और जो अब पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान में भी ये रवाज बढ़ रहा है कि शादी करने से पहले वो शर्त रखते हैं कि लड़का जो है उसका अपना एक घर होना चाहिए। जो मॉर्गेज स्कीम मुतारिफ़ करवाई है हुकूमत पाकिस्तान ने, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से ये नौजवान जिसकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, 25 साल है, 30 साल है, वो किस तरह इस गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखता है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरह से नौजवानों के ऊपर एक अच्छा तासुर कायम कर रही है कि वो अपना एक घर ले के जैसे ही बंदा मालिक बनता है घर का, उसके अंदर एक एहसास ज़िम्मेदारी भी आता है। इसको आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसमें जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जहाँ तक गवर्नमेंट इस वक्त कम अज़ कम 3 लाख रुपया अपनी तरफ से जो एज ए डिपॉज़िट होता है घर का, वो गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पे दे रही है। बाकी इजी लोन है, आसान एक साथ हैं, जो कि कोई भी जो नौजवान है जो मामूली नौकरी करने वाला है, जो थोड़ी सी जितना किराया अफोर्ड कर सकता है, वो उस किराए से अपने घर की किस्त अदा करके उस घर का मालिक बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है हुकूमत की तरफ से। इससे पहले इस तरह की कोई पाकिस्तान में स्कीम मुतारिफ़ नहीं कराई गई। तो ये जहाँ तक घर, अपना घर, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे आबादी तकरीबन 23 करोड़ आबादी है इस वक्त और घरों की ज़रूरत
बेइंतहा है। मैं ज़्यादा किसी बड़े शहर की नहीं, मैं छोटे शहर की बात करता हूँ जिस वक्त जिसका आजकल हम हर जगह पे सुनते हैं, ग्वादर में 2030 तक तकरीबन 2.5 लाख घरों की ज़रूरत होगी। वो एक अभी डेवलपिंग सिटी है। अगर हम किसी बड़े शहर की बात करें जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया या रावलपिंडी हो गया, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो उस हवाले से गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव बहुत पॉजिटिव है कि आप को जो डिपॉज़िट है वो हुकूमत फ्राहम कर देगी, और बाकी जितना आप घर का किराया अदा करते हैं उतना आप घर की किस्त अदा करते रहें। इससे ना सिर्फ ये होगा कि आप घर के मालिक बन जाएंगे, बल्कि आप मुल्क की तरक्की के उस साइकिल में भी शामिल हो जाएंगे जहाँ से आपका अपना घर और उसके बाद जो गवर्नमेंट को है आपकी मंथली किस्त जा रही है, और आप घर बनाकर, जैसे यहाँ पे हम लोग ओवरसीज़ में कहते हैं कि आप जो है बाइंग लैडर के ऊपर या इन्वेस्टमेंट लैडर के ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ से ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप इन्वेस्टमेंट की लैडर के ऊपर चले गए। ना सिर्फ आप घर के मालिक बन गए, बल्कि आप गवर्नमेंट के उस सर्कल में भी आ गए जहाँ से आप कल 20 लाख 25 लाख का घर, उसके बाद 50 लाख का घर, उसके बाद 1 करोड़ का घर, तो आप उस साइकिल में भी शामिल हो जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद हम पाकिस्तान में आने वाले इस रियल एस्टेट इंकलाब के बारे में अपनी बात जारी रखेंगे। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे रियल एस्टेट की और पाकिस्तान से जुड़ी उस तरक्की की, शरह नमू की, जिसका दावा किया है मौजूदा हुकूमत ने, कप्तान ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साकिब रफ़ीक, मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत है, सियासी तो नहीं है, समाजी शख्सियत हैं, और कारोबार से जुड़ी जो अहम ख़बरें हैं वो इनसे हम जानते हैं। साकिब साहब, सॉरी मैंने आपको सियासी बना दिया, आप तो गैर सियासी लोग हैं। साकिब साहब, ये जो इनकलाब आया है, क्या ये हुकूमत की पॉलिसी है, या कोई भी अगर हुकूमत होती तो जो पाकिस्तानी कौम की जो ज़रूरियात थी उसको ये पॉलिसी लेकर आना ही था? देखें, बहुत ही आपने $1 मिलियन का क्वेश्चन किया है। मेरे ख्याल में कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद। मैंने इस पर पहले भी एक दफ़ा आपसे प्रोग्राम किया था मिनिस्ट्री के ऊपर, और उस वक्त शायद हमें किसी लाइव कॉलर ने क्वेश्चन में भी ये कहा था कि जी जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ था पहले प्रोग्राम से कि जी आप जो हैं उसी एमनेस्टी की बात कर रहे हैं जिस एमनेस्टी को कल तक आप बुरा कहते थे। मैंने उसका जवाब ये दिया था कि देखें, एक अगर गलती आपने कर दी है तो उस गलती को ठीक करना जो है मेरे ख्याल में वो ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है। इमरान खान साहब हों या तहरीक इंसाफ एज ए होल हो, पहले जो है जब दूसरी गवर्नमेंट्स देती थी एमनेस्टी तो उसकी मुखालफत की जाती थी। शायद वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी, या शायद उनके एडवाइज़र्स ने उनको यही बता रखा था। जब गवर्नमेंट में इमरान खान साहब आए, जैसे कि उन्होंने अक्सर अपनी तकरीरों में भी कहा, तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया, उन्होंने ख़ुद ये रियलाइज़ किया कि गवर्नमेंट चलाना एक डिफरेंट काम है, इसके बारे में बैठ कर ख्वाब देखना एक डिफरेंट काम है। तो मैं समझता हूँ कि इसका उन्हें क्रेडिट जाता है कि अगर उन्हें लगा कि ये गलत शुरू में फ़ैसला लिया गया था, जैसे वो अक्सर क्रिकेट की मिसाल देते हैं, तो उनको लगा कि यार 2 या 3 कैचेस जो हैं वो फर्स्ट स्लिप में छूट रहे हैं, तो उन्होंने अगर फील्ड चेंज कर दी है तो मेरे ख्याल में इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 2 या 3 कैचेस पकड़ लिए हैं उन्होंने स्लिप में। तो अगर आप एज ए कैप्टन अपना फील्ड को चेंज करते हैं, बॉलर को चेंज करते हैं, तो मेरे ख्याल में इसको बुरा नहीं समझना चाहिए। सेकेंडली, जब आपने ये कहा कि कोई भी हुकूमत होती, कोई भी तरक्की पजीर मुल्क हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इवन आप ये देखें तरक्की याफ्ता ममालिक, जब अमेरिका में ट्रंप आया और उस वक्त ओबामा जा रहा था और मुल्क के हालात क्रेडिट क्रंच के बाद उसने बहुत बेहतर कर दिए थे ट्रंप ने, ओबामा ने, तो लोगों ने ये कहा कि अब ट्रंप जो है ये मुल्क के हालात का बेड़ा गर्क कर देगा इकॉनमी के लिहाज से। लेकिन आप ये देखें कि उसने मुल्क के हालात बहुत बेहतर कर दिए। अब ट्रंप जा चुका है, माजी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसकी क्या स्ट्रेटजी थी? उसने मैस स्केल के ऊपर 40 साल की हिस्ट्री में सबसे बड़े लेवल के ऊपर मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, रियल स्टेट के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि चूँकि ये ख़ुद बंदा रियल स्टेट से वाबस्ता है और चूँकि इसका अपना रियल स्टेट का कारोबार है, ये इसलिए कर रहा है। लेकिन बाद में जो क्रिटिक्स थे उसके, वो डाई डाउन हुए। आपने देखा कि उसने वॉल बनानी भी नहीं रोकी मैक्सिको की, उसने बाकी भी तमाम तर बड़े बड़े ब्रिजेज़ और रोड्स बनाए मुल्क के अंदर, और आपने देखे उसने तकरीबन लाखों की तादाद में उसने जॉब्स क्रिएट की।
तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर तो अभी बुनियादी मसाइल पड़े हुए हैं। आपने किसी मरीज़ को किसी एरिए से किसी जगह लेके जाना है, उसकी ज़िंदगी से आगे क्या चीज़ हो सकती है अगर वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं सकता, अगर आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल ही नहीं है कि आप स्टेट ऑफ द आर्ट बने हुए हॉस्पिटल तक पहुंच सकें, तो फिर जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं इतनी ही ज़रूरी आपकी रोड्स भी हैं। गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया, हमें इसको वेलकम करना चाहिए। एजुकेशन की बात होती है, अब बच्चे जब अगर सुबह यूनिवर्सिटी या कॉलेज ही नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि रास्ते में जो नाला है उसका ब्रिज टूटा हुआ है, तो आप मुझे बताएं वो स्टेट ऑफ द आर्ट कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी उनके किस काम की है। तो ये बहुत ज़रूरी था। मेरे ख्याल में सब लोगों को गवर्नमेंट की इस स्ट्रेटजी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने रियलाइज़ किया रियल स्टेट की नीड्स को, और देखें ना सिर्फ ये, थ्रू आउट अपनी गवर्नमेंट की इस रियलाइजेशन के बाद से वो रियल स्टेट के कारोबार को और रियल स्टेट के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है कि कौन कौन सी चीज़ें की गई हैं, चाहे वो डिजिटलाइजेशन की हो, चाहे वो रिकॉर्ड जो है उसको कंप्यूटराइज करने का मामला हो, चाहे न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हों, चाहे RDA CDA जितने भी इदारे हैं जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर सख्ती करने की हो, उनकी मुसलसल जो है एक स्क्रूटनी के मामलात हों, चाहे उनके अपने लोगों के नाम बीच में आ जाएं, वो बात की बात है। असल चीज़ ये है कि गवर्नमेंट लुक्स वेरी सीरियस, और मेरे ख्याल में यही चीज़ जो है पे ऑफ कर रही है। मेरे जैसे एक आम आदमी का, एक आम इन्वेस्टर का जो है पाकिस्तान की रियल स्टेट के ऊपर आज अगर मैं एतमाद देखता हूँ तो आज से 2 साल या 3 साल पहले जो था उसके मुकाबले में इट हैज़ बीन बूस्टेड, और ये बहुत ऊपर जा चुका है, बहुत ऊपर जा चुका है। नाज़रीन, आम बंदे की तब्दीली, आम कारोबारी शख्स के हालात और ज़िंदगी में तब्दीली ही असल तब्दीली है। अब हम बात करते हैं इस्लामाबाद रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की। रियासत चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियासत साहब, कहते हैं कि मट्टी सोना है, यानी सोना इस हिसाब से कि उधर से फसल भी उगती है, और जब ये किसी बड़ी सड़क के साथ जुड़ जाए तो वाकई सोने से भी कीमती बन जाती है। ये जो इस्लामाबाद रिंग रोड है इसका बड़ा चर्चा सुना है। तनाज़ात से अगर हम निकल आए बाहर, हम नहीं चाहते कि किसकी ज़मीन को कितना फ़ायदा पहुंचा, कौन वज़ीर था, कौन ब्यूरोक्रेट था, छोड़ें इस बात को। अगर हम ये बात करें कि अगर पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, रिंग रोड बढ़ती है, तो उससे कितनी ज़मीनों को कितना फ़ायदा पहुंचता है। वो किसी की ज़मीन AYZ किसी की भी ज़मीन हो सकती है, लेकिन क्या पाकिस्तान में इतना ही ज़्यादा लोगों की ज़रूरियात है, घरों के लिए, पार्क्स के लिए, उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं हस्पताल उसके लिए, कि एक रिंग रोड बनती है और उससे कहा यह जाता है कि तकरीबन 300 अरब रुपए का जो बिज़नेस है वो जनरेट होगा, और उससे भी कहीं ज़्यादा फ़ायदा आम आदमी को होगा। इसके बारे में ज़रा बात करें प्लीज़। जी बिल्कुल, रिंग रोड का मैं थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में इसका आंसर करूँगा। रिंग रोड जो बुनियादी तौर पे ये सिर्फ एक रिंग रोड नहीं था, ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर था जी। ये जो तकरीबन 35 किलोमीटर और बाद में जो इसको 65 किलोमीटर का ये जो टुकड़ा था जो इसने GT रोड को मोटरवे से मिलाना था, ये एक तो कनेक्शन तो था ही था, एक कॉरिडोर तो ये था ही था। उसके साथ जो प्लान था वो बुनियादी तौर पे 9 इकोनॉमिक और रेजिडेंशियल जोन्स बनाने का भी था, जिसमें बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी होनी थी, वेयर हाउसेज थे उसके अंदर, एविएशन सिटी था उसके अंदर, हेल्थ एंड एजुकेशन जोन थे। फिर उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट का 6000 एकड़ का इसमें रेजिडेंशियल जोन था, और उसके अलावा तकरीबन इस एरिया की 160 हाउसिंग सोसाइटीज़ थी जो डायरेक्टली उसके रिंग रोड से तो नहीं वो कनेक्ट थी, लेकिन इनडायरेक्टली जिनको फ़ायदा होना था यहाँ पे 160 हाउसिंग सोसाइटीज़, और उसके बाद 9 इकोनॉमिक और कमर्शियल जोन्स। ये कितना बड़ा आप इसको देखें कि इसका स्कोप था इस प्रोजेक्ट का, कि ना सिर्फ पोठोहार का ये हिस्सा, पंजाब का ये हिस्सा, इस सारे ने डेवलप होना था, यहाँ पे जॉब क्रिएशन थी। इसके अलावा जो यहाँ पे लैंड यूज़ था उसकी सारी डायनामिक्स ही चेंज हो जानी थी इस एरिया में। यहाँ पे जो खबर आई थी इसकी करप्शन की दास्तान जो आई थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उससे पहले की अगर हम बात करें तो उस वक्त तक यहाँ पे बिडिंग्स हो रही थी, यहाँ पे टेंडर तलब किए गए थे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यहाँ पे लैंड प्रोवाइड कर रही थी कि आप आएँ हमारे पास, हम लैंड आपको देंगे, प्रोजेक्ट आप लगाएं। यहाँ तक गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही थी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, इंडस्ट्रीज़ को कि आप यहाँ पे आएँ और हम आपको लैंड प्रोवाइड करेंगे, बाकी इन्वेस्टमेंट आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू करें। तो ये बहुत बड़ा मंसूबा था जिसको किसी सूरत में भी मुस्तरद नहीं होना चाहिए। इसको रिस्टोर जिस हालत में भी हो
जितना भी हो उसको रिस्टोर कर देना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब के इस एरिया में स्पेशली जो पोठवार का एरिया है, यहाँ पे जॉब क्रिएशन के मामले में और जो इंडस्ट्रीज़ और रेजिडेंशियल जोन्स जो है यहाँ की इकॉनमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात की रियासत चौधरी साहब ने कि ये मंसूबे जो हैं ये रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के मंसूबे हैं, लेकिन उसमें ज़ाहिर है जो इदारे हैं वो करप्शन को और इस तरह की जो अकरबा परवी है उसको तो रोकेंगे ही, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बनते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी बात की रियासत चौधरी साहब ने कि अगर ये मुकामी लोगों को मुकामी सतह पर जॉब मुलाजमतें मिलेंगी तो उनका जो रुझान है वो बड़े शहरों की तरफ भी कम होगा और वो अपनी जगह पर रह के, अपने इलाके में रह के, अपने फैमिली और ख़ानदान में रह के कारोबार भी कर सकते हैं, मुलाजमत भी हासिल कर सकते हैं और बच्चों का जो है मुस्तकबिल वो भी देख सकते हैं। साकिब रफ़ीक साहब, ये तो एक 35 किलोमीटर का इलाका है, एक सिंगल रोड है, रिंग रोड, और उससे खरबों रुपए का जो कारोबार है वो मुतवक्के है। और अगर इसी तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जाल है अगर वो बिछाया जाए, पूरा पाकिस्तान अभी उसको आबाद होना है, तो पाकिस्तान की गुर्बत और पाकिस्तान के जो नौजवानों का मसला है बेरोज़गारी वो तो हासिल हो सकता है। देखिए, आपने प्रोग्राम के इंट्रो में और आगे बात करते हुए शायद गलती से एक दफ़ा मुझे सियासी शख्सियत कह दिया और फिर आपने ख़ुद ही तस्हीह भी कर दी। मुझे बड़ी खुशी हुई। उसकी वजह ये थी कि मैं ये चाहता था कि ये तस्हीह हो जाए ताकि मेरे देखने और सुनने वालों को मालूम हो कि मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब पाकिस्तान के अंदर नवाज़ शरीफ साहब मोटरवेज़ बना रहे थे तब भी अच्छा अमल था, जब इमरान खान साहब मोटरवे बना रहे हैं तब भी अच्छा अमल है। हमें सबसे पहले इस चीज़ को एज ए ले मैन, एज ए कॉमन मैन समझना पड़ेगा और हमें इस चीज़ को एग्री करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे किसी की हो, चाहे पीटीआई की हो, चाहे कोई नई पार्टी आ जाए, आपको कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिस पे बाहैसियत कौम हमको यकजा होकर खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमें अपनी पॉइंट स्कोरिंग में या अपनी पॉइंट स्कोरिंग के अलावा सियासी जो है मुखालफत के दौरान किसी भी बस सर्विस को जंगला बस का नाम नहीं देना चाहिए, किसी मोटरवे को ये नहीं कहना चाहिए कि कौमें मोटरवे से नहीं बदलती, हमें किसी रोड के ऊपर ये नहीं कहना चाहिए कि इस रोड से आप रोटी नहीं खा सकते। इसके ऊपर बहुत से सियासी नारे पहले बन चुके हैं। मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको अफादियत बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, बात ही हमने अफादियत पे करनी है। आपने अफादियत पे बात करनी है। अगर आप देखें कि आपका एक मोटरवे बना पेशावर से M1, पेशावर से, चूँकि मैं पेशावर का रहने वाला हूँ, पेशावर से इस्लामाबाद आपका M1 है, सिर्फ M1 के ऊपर आप देखें हज़ारों की तादाद में लोग हैं, इंडिविजुअल्स, जिनकी लाखों जो है कनाल ज़मीन जो है वो बंजर कह लें या जंगल बियाबान थे, वहाँ से कोई रोड नहीं गुज़रता था, कोई चीज़ टच नहीं होती थी, उसमें सोसाइटियाँ कट गईं, उसमें जो है लोगों की तिजारत का काम बढ़ गया, लोगों की ज़राअत का काम बढ़ गया। सिर्फ ये नहीं कि सोसाइटियाँ कट रही हैं, एक ऐसा किसान था जो शहर से या मेन रोड से कई किलोमीटर दूर था और अगर उसके नज़दीक से एक लोकल रोड गुज़र गई है, एक मोटरवे की साइड पे जो सर्विस रोड होती है वो गुजर गई है, तो उसको तो बहुत फ़ायदा हुआ है। सिमिलरली अभी रिसेंटली मुझे किसी दोस्त ने बताया, मैंने इस पर प्रोग्राम किया कि जी एक खारियाँ सियालकोट मोटरवे अप्रूव की है इस मौजूदा गवर्नमेंट ने। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया ऑन एयर वीडियो में, और गवर्नमेंट को मैंने पैगाम दिया थ्रू माई सोर्सेज कि आप इसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम शुरू करें, चूँकि सियालकोट बहुत बड़ा एक तिजारती मरकज़ है। वहाँ पे पाकिस्तान की सारी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो होती हैं हमारी, जो बाहर सामान जाता है वो सियालकोट से है। अगर आप अभी तक सियालकोट के बंदे ही वो सारा काम जानते हैं, अभी बॉल बनाने का काम है, स्पोर्ट्स का सामान बनाने का काम है, आपकी जो मेडिकल की इक्विपमेंट्स बनाने का काम है, ये सारा काम वहीं पे रुका हुआ है। पंखों का काम है सिर्फ गुजरात में रुका हुआ है, ठीक है सर। आपके हड्डी जो होती है, जो कि वेस्ट हड्डी जिसे कहते हैं, उससे जो चीज़ें बनने का काम है वज़ीराबाद में रुका हुआ है। ये क्या वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर एक जो इलाके की सनत है, जो एक इलाके की तिजारत है, ये दूसरे शहर तक नहीं पहुंच पाती? सबसे बड़ी रीज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ का जो कारीगर है, जो इस इलाके का रहने वाला है, वो दूसरे शहर में जाकर काम नहीं कर सकता क्योंकि शाम को घर नहीं आ सकता। तो अब इस मोटरवे को हम इस प्रोग्राम की तवस्सुत से हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे खारियाँ के गिरदो नवा इन तमाम तर इलाकों का, गुजरात का, लाला मूसा का और जो बिलखसूस खारियाँ GT रोड के इर्द गिर्द प्रोजेक्ट्स हैं, इन सारों की किस्मत बदलेगी। और जहाँ जहाँ से ये होकर गुजरेगी, जलालपुर जट्टा के इलाके से, पेरो शाह के इलाके से, मेरे फोर फादर्स इस इलाके से हैं,
और मैं इस वजह से भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि सारे जिन गाँव से, जिन देहातों से वो गुजर रही है, ये देहात मैं पिछले 40 साल से जैसे देख रहा हूँ ये वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन इस नए मोटरवे की वजह से इंशाल्लाह उन इलाकों की भी किस्मत बदलेगी। तो मैं आपको फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से ये बताना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो नए रेलवे की लाइंस आएँ, चाहे वो नए मोटरवेज़ आएँ, चाहे उसके अंदर गवर्नमेंट नए डैम्स लेकर आए, इसके ऊपर बहुत काम होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क अभी बहुत पीछे है एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न कंट्रीज़, और हमें अभी बहुत ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर, और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जो आया है सिस्टम, और इसमें जो गवर्नमेंट जो है वो साथ अपने प्राइवेट इदारों को शामिल कर रही है, क्योंकि ये मोटरवे भी ऐसे ही बन रही है। मैं समझता हूँ ये असल वे फॉरवर्ड है सक्सेस का, ताकि आप प्राइवेट इदारों को अपने साथ मिलाएं, उनको प्लॉट्स दें, उनको कमर्शियल एक्टिविटीज़ की इजाज़त दे दें, कोई नया रोड निकाल रहे हैं उसके ऊपर कुछ कमर्शियल प्लॉट्स ले आए, गवर्नमेंट प्लॉट्स बेच सकती है। बहुत से फार्मूले हैं जो हम भी अगर हमें मौका दिया जाए तो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को अभी और कितनी मोटरवेज़ और कितनी सड़कें बनानी हैं। छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात गुफ्तगू जारी है हमारी पाकिस्तान में रियल एस्टेट के कारोबार से, और कारोबार से जुड़ी उन तमाम इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो कि पाकिस्तान की शरह नमू यानी GDP में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। साकिर रफ़ीक चौधरी साहब, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की। रोशन डिजिटल अकाउंट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है मौजूदा हुकूमत की जानिब से जिससे हर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुड़ सा गया है। आपका ज़ाती तजुर्बा क्या है रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में? और बड़ी खबरें आ रही हैं जी, पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़र मुबादला भेजा गया है रोशन डिजिटल अकाउंट से, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो तारीखी रेमिटेंस है जो पाकिस्तान भेजी गई। मैं आपको ये थोड़ी सी अपनी पर्सनल मिसाल देता हूँ। एक वक्त था कि हम लोग जो है जब पैसे भेजते तो वेस्टर्न यूनियन या किसी भी कंपनी के दफ्तर जाते थे और वहाँ जाके घर पैसे भेजते थे। घर वाले हमें कॉल करते थे कि आपने इस दफ़ा पैसे नहीं भेजे, को खर्चे के या किसी भी चीज़ के। अक्सर सिर्फ इस मसले में कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज की मसरूफियत में या ऑफिस की मसरूफियत में जाने नहीं होता था, हफ्ता 10 दिन लग जाते थे। उसके बाद स्मार्ट ऐप्स आ गई मोबाइल में, एक फ़ोन पे आप वालदा से बात कर रहे हैं, दूसरे पे आपने कहा लो जी मैंने पैसे भेज दिए हैं, आप सुबह अकाउंट चेक कर लें। सिमिलरली जो ये रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट आया है, इसने ये तब्दीली दी है कि आप बैठे हुए हैं और आप पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं, इट ओनली टेक्स यू अ फ्यू मिनट्स। सेकेंडली, पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं खुद चुका ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, पिछले 16-17 साल से बड़ा प्रॉब्लम होता था यार, पाकिस्तान जाएंगे किसी मैनेजर को मिलेंगे, फिर वो पूछेगा जी आप काम कहाँ करते हैं, आप रहते कहाँ हैं, फिर हम उसको अपनी कोई ID देंगे, फिर शायद हमारा अकाउंट खोले। आपका यहाँ बैठे बिठाए अकाउंट खुल गया। हमारा फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इसलिए है कि हमारे बेशुमार क्लाइंट्स हैं जो हमसे प्रॉपर्टीज़ किस्तों पे ख़रीदते हैं। अब इन लोगों ने अपनी किस्तें अदा करनी होती हैं और इन लोगों को किसी को पैसे भिजवाने पड़ते हैं और वो लोग फिर इनके बिहाफ पे वहाँ पे जमा करवाते थे। पिछले 2-3 महीनों से जब से ये रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट ने पीक पकड़ी है, हमें यकीन करें कॉल्स आनी ख़त्म हो गई हैं। अब हमारे क्लाइंट्स हमें नहीं पूछते कि हम कैसे किस्त अदा करें या हमने कैसे पेमेंट भिजवानी है, वो अपने ही अकाउंट के थ्रू स्ट्रेट अवे पैसे वहाँ भिजवा देते हैं। तो एक जहाँ पर ये रियल स्टेट के कारोबार में इसने हमें बहुत फ़ायदा दिया है, और हमारे जो रियल स्टेट के प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं पाकिस्तान में, चाहे वो किसी भी शहर के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो खारिया में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद, उन सब को रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। तो जहाँ रिकवरी अच्छी हो रही है वहाँ ख़र्चे के लिए भी पैसे डबल जा रहे हैं, वहाँ अपने घर वालों को लोग पैसे भेज रहे हैं। बहुत से लोग अपनी सेविंग्स को आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक बहुत आसान अल्टरनेटिव मिल गया है यहाँ के किसी लोकल बैंक में पैसे रखने की बजाय पाकिस्तान के बैंक में। तो मैं इसके ऊपर मुबारकबाद देना चाहता हूँ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक जो है हम लोगों के लिए फैसिलिटी लाए, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मैं समझता हूँ हमारे क्लाइंट्स के लिए, पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इक़दाम है, और इस तरह के विजनरी इक़दामात जो हैं यही मेरे ख्याल में इस हुकूमत की आगे कामयाबी की ज़मानत बनेंगे। कामयाबी की ज़मानत बनेंगे, और कामयाबी की ज़मानत में ही रियासत चौधरी साहब पाकिस्तान की कामयाबी है। इसके बारे में आप बताएं कि जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है इस्लामाबाद की, ये किस तरह से हेल्प कर रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, जो मुकामी सरमायाकार हैं उनकी, हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों की? क्या अभी भी वहाँ पर रिश्वत का बाज़ार गर्म है या हालात बेहतर हुए हैं? तब्दीली सरकार ने कोई ऐसे इकदाम किए हैं जिससे आम आदमी को फ़ायदा पहुँचा? जी बिल्कुल, हमें इसको एज ए पैकेज देखना चाहिए। सबसे पहले एमनेस्टी के साथ ही रोशन डिजिटल अकाउंट्स, उसके साथ प्रोसीजरल चेंजेस, जिसमें इस्लामाबाद
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम था। तो ये पूरा एक पैकेज था जिसकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस आया मार्केट पे। इस्लामाबाद रियल एस्टेट मार्केट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसका प्रोसीजर ये है कि इसमें आपका डेवलपर भी मेंबर है, आपका जो प्रॉपर्टी डीलर है वो भी इसका मेंबर है, और अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपने वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की है, आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की है, आपको कोई भी मसला हो जाता है, आप उस अथॉरिटी के पास जाते हैं। उस अथॉरिटी के पास बेचने वाला भी मेंबर है और जिसका प्रोजेक्ट है वो भी मेंबर है। तो ये एक चेक एंड बैलेंस के लिए एक बॉडी है कि अगर आपको प्रॉमिस के अंदर चीज़ डिलीवर नहीं हुई जिसका प्रॉमिस किया गया था, या कोई भी इसमें जो चीज़ भी आपके साथ प्रॉमिस की गई थी सेल के टाइम पे आपको डिलीवर नहीं हुई, टाइम स्केल है उसमें, आपके पैसे के कोई इशू हैं, कोई कमीशन के इश्यूज़ हैं, तो ये वो अथॉरिटी है उसके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस करती है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ चेक एंड बैलेंस करती है बल्कि उसके पास अथॉरिटी है कि उस डेवलपर के लिए कोई पेनल्टी फिक्स कर सके, और जो मार्केटिंग कंपनी है उसको भी वो आंसरेबल कर सकती है। तो ये एक बड़ा कदम था। ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक तो इस्लामाबाद रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन अगर बाकी हम इस्लामाबाद से बाहर जाएँ, जो डिफरेंट हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे नया ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था कि 60 डेज़ के अंदर आप लोग पाबंद हैं कि जो हाउसिंग अथॉरिटी आपके पास NOC लेने के लिए आती है, आपको 60 डेज़ के अंदर उसको NOC देना पड़ेगा। और हमारे सामने है एक हाउसिंग अथॉरिटी जिसको 55 डेज़ के अंदर NOC इशू हुआ है। तो ये सिर्फ ऑन द पेपर्स नहीं हुआ, प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, और जो पहली हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उसको भी तकरीबन 1.5 महीना पहले विद इन 55 डेज़ ऑफ द एप्लीकेशन NOC इशू भी हो चुका है। उसके साथ साथ जो बाकी भी इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें जो वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, ज़्यादातर चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि आपको ना ऑफिस जाना ही ना पड़े, जहाँ पे आपसे रिश्वत तलब ही ना की जा सके। आप चीज़ों को ऑनलाइन करें, डिजिटल तरीके से करें, जिसमें कम से कम आपसे रिश्वत तलब की जा सके, ना रिश्वत आपसे तलब हो, ना आप वहाँ पे जाएँ, और आपका जो काम है वो स्मूथली ऑनलाइन हो जाए। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, जिससे ओवरऑल जो है वो रियल एस्टेट की मार्केट उसमें कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, और फिर उसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये है कि यहाँ से रोशन डिजिटल के तहत या बाकी डिफरेंट मोड से पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं। इसी वजह से वहाँ पे अभी आप 2 बिलियन की बात आप कर रहे थे, रेमिटेंस वहाँ पे गई हैं। रेमिटेंस वहाँ से गई हैं। 80 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज़ में मौजूद हैं, और अगर बरतानिया की हम बात करें तो तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब लोग हैं, लेकिन अंदाज़ा इससे कहीं ज़्यादा है। अगर एक आधे शख्स भी यानी 5.5 मिलियन लोग, 5 लाख अफराद भी 1000 पाउंड रखे तो इसकी मालियत कहीं की कहीं चली जाती है, जिससे ओबियसली पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच सकता है। रोशन डिजिटल अकाउंट ई पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। चौधरी साहब, जैसे आपने बात की NOC की, जो रियासत चौधरी साहब ने बात की, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे इस्लामाबाद रेगुलेटरी अथॉरिटी है रियल इस्टेट की, या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जब कोई सरमायाकार उनके पास जाता है कि आप मुझे हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए NOC जारी करें, तो वो क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो वो देखते हैं, और जो यहाँ का ख़रीदार है उसको क्या मालूमात ज़रूरी है कि उसको होनी चाहिए? देखिए, 2 तरह के आपके सवाल के बेसिकली 2 हिस्से हैं। पहला सवाल का हिस्सा है एज ए डेवलपर, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान के अंदर अपना ज़ाती कोई प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहते हैं, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वेलकम करता हूं कि वो पाकिस्तान में अपना काम बिल्कुल करें, एज ए डेवलपर काम करें, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे एज ए बिल्डर स्टार्ट करें। बिकॉज़ कोई भी जगह पे आप जाते हैं, पाकिस्तान आपके लिए बहरहाल एक नई जगह है, बिकॉज़ अब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप यहाँ की प्लानिंग परमिशन, यहाँ की काउंसिल, यहाँ की डीलिंग्स के आदी हैं। पाकिस्तान में आपने अगर इन्वेस्ट करना है, कोई प्रोजेक्ट अपना खड़ा करना है, कोई बिल्डिंग अपनी बनानी है, या कोई अपना सोसाइटी भी अगर आपका इरादा है काटने का, आप पहले उसके लिए आकर पाकिस्तान विज़िट करें। आप वहाँ पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर हमारे साथ नहीं भी रब्ता करना, मुकामी अथॉरिटीज़ से रब्ता करें। आप वहाँ पे अगर आपने इस्लामाबाद में कुछ बनाना है, CDA से पूछें कि भाई आपके क्या बेसिक प्रोसीजर्स हैं, ज़मीन कैसे ली जा सकती है, ये तमाम चीज़ें वो आपको बताएंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पहली चीज़ होती है NOC, विच इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा पिंडी में कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उसने ये देखना है कि क्या इस सोसाइटी के पास NOC है। चूँकि अब वो एक प्लॉट लेने के लिए उस सोसाइटी वालों से ज़मीन के कागज़ नहीं मांग सकता,
वो उनको ये नहीं कह सकता कि क्या ज़मीन आपकी क्लियर है या नहीं है, क्या आपका यहाँ पे पानी नीचे अवेलेबल है या नहीं है, इन्वायरमेंट का आपको NOC मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, या आपको यहाँ पे बिजली आ जाएगी या नहीं आएगी, गैस आएगी नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें उसको गारंटी करता है कौन? मुकामी अथॉरिटी। अगर RDA ने NOC दे दिया है तो इसका मतलब है कि RDA ने चेक कर लिया है कि यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, यहाँ पे इनकी सीवरेज का प्रॉब्लम नहीं बनेगा, इनकी बिजली, गैस, पानी, फाइबर ऑप्टिक, ये सब कुछ अवेलेबल होगा। तो आप एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। उसके लिए आप किसी भी CDA अप्रूव्ड, LDA अप्रूव्ड, RDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। लेकिन इसमें खुदारा आप एक चीज़ याद रखें, अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्ट कराने वाला बंदा अच्छा नहीं है, खुदा न खास्ता, तो वो फिर भी आपके साथ धोखा कर सकता है। तो इसलिए आप चूज़ करें राइट ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन लोगों के नुमाइंदे आपके मुल्कों में आप लोगों के पास बैठे हुए हैं। हम नहीं कहते कि आप ज़रूर काजी इन्वेस्टमेंट्स के पास ही आएँ या PK मार्केटिंग के पास ही आएँ, लेकिन जो लोग लोकल बैठे हुए हैं, उनका कोई क्रेडिबिलिटी है, कोई रिकॉर्ड है, आप उन लोगों से डील करें। उसके बाद फिर आप उन लोगों की पाकिस्तान में फुटिंग को देखें, क्या उन लोगों के पाकिस्तान में ऑफिसेज हैं, कोई स्टेक्स हैं उनके। फिर आप लोग उन लोगों की हिस्ट्री को देखें कि उन्होंने पास्ट में क्या डिलीवर किया है। जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैनल के ऊपर जो हमारी सिस्टर कंसर्न्स हैं, सारी हम और PK भी मिलकर काम करते हैं। अब हमारे पिछले 8-9 सालों में हमारी कंपनीज़ की एक हिस्ट्री है। उसके बाद आप फिर डेवलपर देखें कि डेवलपर की क्या हिस्ट्री है। सम टाइम NOC भी होता है, अप्रूवल्स भी होती हैं, सारा कुछ मौजूद होता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता डेवलपर की नीयत अच्छी नहीं है, डेवलपर का अपना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, अगर वो पास्ट में उसने लोगों की परवाह नहीं की, अपने इन्वेस्टर्स की परवाह नहीं की, तो वो NOC भी क्या वैल्यू है। तो आप उन लोगों की क्रेडिबिलिटी को भी चेक करवाएं। और क्रेडिबिलिटी चेक करना आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, बाकी रियल्टर्स से, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन पड़ी हुई है। उसके बाद आप इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, 5 कनाल के प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें। अगर आप अपना प्रोजेक्ट एज ए बिल्डर या एज ए डेवलपर बनाना चाहते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान में कोई 500 या 400, 300 अपार्टमेंट्स का कोई प्रोजेक्ट करें, तो आप काजी इन्वेस्टमेंट्स को या PK मार्केटिंग को JV भी हम ऑफ़र करते हैं, उसमें हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। हम आपको पूरा अंडर वन रूफ जो है इसका प्लान बना के देंगे। आपको प्लॉट ख़रीदने से लेकर बिल्डिंग खड़ी करके बेचने तक जो है काजी इन्वेस्टमेंट्स आपके साथ खड़ा होगा। काजी इन्वेस्टमेंट आपके साथ खड़ा होगा और रियल एस्टेट का कारोबार ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत और कप्तान इमरान खान कहते हैं कि 50 लाख घर और उसके साथ साथ नाज़रीन 23 करोड़ की आबादी है और एक एक ख़ानदान में 10-10 मजमूई तौर पर अफराद हैं जिनको बहरहाल एक अलहदा से घर की ज़रूरत होती है। रियासत चौधरी साहब, आप बताएं कि इतना गुंजान आबाद हमारा मुल्क है और इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है, लेकिन वहाँ पर अभी भी जो हाउसिंग की ज़रूरियात हैं वो नाकाफ़ी हैं। तो ये जो रावी अर्बन जो मंसूबा है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, उसके साथ जो 20 के करीब यानी सीमेंट, बजरी और रेत और इसके साथ जो मज़दूर है उसका रोज़गार जुड़ा है इस सारे प्रोसेस के साथ, तिजारत के साथ। आप बताएं कि क्या ये पाकिस्तान की ही इसी वजह से GDP में भी इजाफा नज़र आ रहा है आपको, रेमिटेंस बढ़ रही हैं, या कोई और वजूहत भी हैं? जी बिल्कुल। जब गवर्नमेंट आई थी तो पहले साल में 3 जो बड़े मंसूबे थे उन पे फोकस शो किया गया था, जिसमें रावलपिंडी रिंग रोड, रावी रिबन अर्बन फ्रंट और उसके साथ बंडल आइलैंड कराची, ये 3 बड़े मंसूबे थे जहाँ पे 3 एक तरह से नए शहर आबाद करने थे। रावलपिंडी रिंग रोड बड़ा मंसूबा था, यहाँ पे आबादी को और इंडस्ट्री को मूव करना था। उसके बाद जो रावी रिवर अर्बन फ्रंट है, अभी खुशाइंद बात यह है कि वो अगली स्टेजेस में अब चला गया है, उसकी टेंडरिंग हो गई है, टेंडर्स अवार्ड भी कर दिए गए हैं। तो ये भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का मंसूबा है। यहाँ पे तकरीबन 1.25 लाख एकड़ का ये मंसूबा है। ये छोटा मंसूबा नहीं, ज़ाहिर है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये सिर्फ 1 साल या 2 साल नहीं, ये तकरीबन अगले 10 से 15 साल जो है हमारी GDP में ग्रोथ में ये इजाफ़ा करता रहेगा, चूँकि जो इसकी डेवलपमेंट होती जाएगी, स्केल बढ़ता जाएगा काम का, इस तरह से जो हमें लेबर फोर्स है और जो इससे बाकी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें काम का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। तो ये अगले तकरीबन 10 साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाहौर रीजन या पंजाब के इस रीजन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होगी।
एज ए प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जॉब क्रिएशन का। उसके बाद जो हाउसिंग से हमारी नीड है, अगर आप लाहौर को देखें, लाहौर चूँकि इससे पहले जो मुख्तलिफ़ हुकूमतें रही हैं उन्होंने अर्बन प्लानिंग के ऊपर काम नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली अगर ये काम उस वक्त नहीं किया गया तो अब खुशाइंद बात है शुरू हो गया है। हमारे ज़्यादातर शहर खुद रो हो गए हैं, उनको अच्छी तरह से प्लान नहीं किया गया। हम यूके में आप भी देखते होंगे, हम भी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ईच एंड एवरी इंच ऑफ लैंड जो है यहाँ पे यूटिलाइज़ किया गया है। यहाँ पे आपको कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जो लोकल काउंसिल के नज़र में ना हो, जहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने एक्टिविटी ना की हुई हो। कुछ ना हो तो वहाँ पे दरख्त लगा देते हैं कम अज़ कम। तो पाकिस्तान इस मामले में थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि अर्बन प्लानिंग के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। अब काम ये शुरू हुआ है, गवर्नमेंट सोच रही है कि नए शहर आबाद किए जाएं, जो खुद रोक तरह से जो शहर आबाद हो रहे हैं उनको रोका जाए। इस सिलसिले में रावी के दोनों तरफ में ये जो 1.25 लाख एकड़ का जो शहर है, ये उम्मीद है कि ये जिस तरह से गवर्नमेंट ने प्लान किया है इस तरह से ये अगर हो जाता है, इसकी जो फर्स्ट स्टेज है जो 3 साल है, जिसके अंदर रावी रिवर की जो है मॉडर्नाइजेशन है, जिसमें उसको 3 उसके ऊपर बैरेजेस बनाए जाएंगे, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, रीडिज़ाइन किया जाएगा। जब ये स्टेज गुजर जाएगी तो उसके साथ जो है हाउसिंग सेक्टर्स और जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का मॉडल है उसके तहत जो डेवलपर्स हैं, 3 जो कंपनीज़ हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, वो काम शुरू कर देंगी। तो इसके बाद ये पहला शहर होगा। उसके बाद उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इस तरह से जो दीगर शहर हैं उनकी भी मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम करेगी। जी नाज़रीन, आज हमने बात की पाकिस्तान की जीडीपी के ऊपर, पाकिस्तान के रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर, इस्लामाबाद रियल एस्टेट अथॉरिटी के ऊपर और उसके साथ साथ जो एमसी स्कीम गवर्नमेंट जो मौजूदा हुकूमत है जो उसने मुतारिफ़ कराई उसके ऊपर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बता सके कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट एक इनकलाब बन चुका है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में यहाँ से पाकिस्तान सरमायाकारी कर रहे हैं। आज के मेहमान हमारे थे साकिब रफ़ीक चौधरी और उनके साथ थे रियासत चौधरी। हम इन दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और नाजरीन, अगले हफ्ते इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह निगहबान।